कल आपको कल आपसे कहा था एग्जाम्पल्स कीजिएगा, वो जो अंडरस्टैंडिंग्स थी या एग्जाम्पल्स थी वो कीजिएगा। तो उम्मीद है आपने की होंगी, ठीक है? की है, अच्छी बात है अगर की है तो हमने कौन सी की थी क्लास में एग्जाम्पल? 17.12 और 17.15, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जरा। 17.12 और 17.15। तो वैसे स्टार्ट कहां से हो रही थी? 17.10 से। 17.10 में कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक? बी पार्ट में मिस्टेक है। अच्छा, 17.10 में वो कहते हैं बी पार्ट में मिस्टेक है, तो करेक्ट कर लें। ये आंसर है 1446। हाँ जी, बी पार्ट में, बी पार्ट में। हाँ जी, ये 17.10 के बी पार्ट में वो कहते हैं मिस्टेक थी, तो इसको करेक्ट कर लें। ये आंसर मेरा ख्याल है गलत लिखा हुआ था, 3446 ये थी, और ये एनपीवी भी गलत थी, करेक्ट कर ले अगर आपने की हो। जी, किया किसी ने? सारे काम करते हैं, किसी भी दिन कमांडो एक्शन हो सकता है। कमांडो एक्शन मींस काम चेक होता है, और काम ना चेक करने की सूरत में आपको क्लास को कुछ खिलाना पिलाना पड़ सकता है, तो आपका बजट आउट भी हो सकता है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो पॉकेट मनी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है? पहले मैं क्लास से निकाल देता था, लेकिन वो नुकसान मेरे ही था। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ कि सर ने कटता, चलो मोबाइल पे लग जाने पबजी खेल देना जी। है, अब मैंने निकालना छोड़ दिया है। मैंने कहा ठीक है, आपको निकालना नहीं चाहिए। ਤੁਸੀਂ तो कहते जान छुड़ी, घर जाके कहूंगा सर ने कटता सी, मैं तो पढ़न गया सी, है नहीं पता काम नहीं करके गया सी। अच्छा, तो 17.10 वर्जन आपने किया है? आपने किया है? तो मसला मसाइल, एनी इशू किया आपने? अच्छा, 17.11 इसमें भी मिस्टेक थी, वो दूसरी क्लास में बच्चों ने करेक्ट करवा दी। वो कह रहे थे यहाँ कोई मिस्टेक थी, यहाँ 1082, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आंसर वहां पे लिखा हुआ है। हाँ, प्रिंट वाला सही कर लेना। और ये मैं सही करके आया हूँ अभी दूसरी क्लास से, मैं दूसरी क्लास से करके आया हूँ सही। तो मेरे में भी गलत था पहले, बच्चों ने सही करवाया है। आप सही कर ले अपने नोट्स पे, कर लिया? और आंसर देख के नहीं करना, करके देखना है। तो फिर आप वजह, अच्छा ये नोट्स पहली दफा बने हैं, पिछली दफा ये नोट्स नहीं थे, इसीलिए अगर आप अभी नहीं ना करेंगे एग्जाम्पल्स तो ये मसा गलती कंपोजिंग मिस्टेक है। तो एंड पे महीने में करेंगे तो नुकसान आपका ये है, फिर आप समझेंगे मुझे आता नहीं, हालांकि शायद कोई मिस्टेक हो। इसीलिए हर एग्जाम्पल को ध्यान से देख लें, जहां आपको लगे नहीं ये कोई मिस्टेक है तो मुझे फौरन बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि यार ये आपकी गलती है या ये वाकई नोट्स में गलती है। ये तो ऑब्वियस ही मिस्टेक है, बोंगियां थी इसमें कंपोजिंग। अच्छा, एग्जाम्पल 17.12 हमने कल कर ली थी। 17.13 में किसी का कोई मसला? 17.13 में, 17.13 में कोई मसला, एनी इशू? 17.14 वो उसको सही कर लिया मैंने, 17.14 हो गया ना, उसको 13 को 14 कर लिया मैंने नंबरिंग चेंज कर लिया। आप क्या ना का मर्जी आपकी। 17.14 ये ठीक है। 7838, 7838। अच्छा है? आपका गलत है कि मेरा गलत है? ये आंसर ठीक है वैसे, दूसरी क्लास में बच्चे ने वेरीफाई करवाया। आपका कौन सा आंसर डिफरेंट है ये बताओ? है 500 वाला? आपने डिलेड एन्युटी, डिलेड परपेचुइटी अप्लाई नहीं ना की होगी, दूसरे वालों में नहीं किया।
ये नहीं ना किया, तो यही तो डिलेड है। डिले करना लाजमी है। सेकंड, डबल डिस्काउंटिंग नहीं करते आप, आपने कल भी ये गलती की थी। जब भी 1 के बाद से एन्युटी या परपेचुइटी आएगी तो आपको उसको डबल डिस्काउंटिंग करनी है। ये वाला काम आपने नहीं किया ना, ये वाला। हाँ तो फिर तो गलत हुआ ना, करो सही। टाइमलाइन नहीं ना बनाते, फिर गलती कैसे हो गई? टाइमलाइन बना के तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर टाइमलाइन बना के भी गलती हो रही है तो आप शहजादे हैं फिर। अच्छा जी बेटा, और किसी का कोई मसला? इसका मतलब है आपको अभी समझ नहीं आई भाईजान कि प्रैक्टिस नहीं सही की। समझ आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो बाकी थोड़ी कैसे आएगी? कर कर के। अच्छा, मैंने कहा को हम आपकी मदद कर दें जी। इसमें कोई वैसे कंपोजिंग मिस्टेक तो नहीं है ना? अच्छा 17.15 हो गई थी, ये हो गई है वैसे कल के नहीं? इसके बी पार्ट में कोई मसला था? ये भी हो गई है, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं माइनस में था 9518, आपका भी यही है माइनस में ही है ना? ये जो कल हमने 17.15 की थी, आज मैंने उसकी नंबरिंग 17 पॉइंट कर दिया, वो जरा एक एक नंबरिंग सही कर दी है, ठीक है? अब एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए थे, अब उसके अलावा वैसे आप सवाल पूछ लें, फिर मैं आता हूँ। ये पढ़ने के लिए दिए थे लेकिन समझाता हूँ, ये जरा मुश्किल लैंग्वेज लिखी हुई है। जी, आपका कोई सवाल हो? क्या चीज? -10 आना है, -10 आना है, -10 आया है। IRR नहीं किया सेकंड पार्ट 17.15 का। IRR तो अभी आगे आना है बेटा, वो तो आज करना है IRR। उसमें था IRR, डिफाइन करें। फाइंड, अच्छा नहीं वो अभी हमने नहीं किया, वो हमने अभी नहीं किया, वो हमने अभी नहीं किया, तो वो IRR आज कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। -11 नहीं, कैसे? देखें ये 11 से इन्फिनिटी पे खड़ा है, जब आप इसको कैश फ्लो इंटू 1/r करेंगे तो इसका आंसर 10 पे निकल आएगा। तो 10 के एंड पे फिर उसको बैक लेके आना है 0 पे। जब अगर 11 पे खड़ा है तो वो 10 पे निकलेगा ना जवाब, जब आप 1/r करेंगे फिर उसको 10 से पीछे लेके आना है। 11 पे तो वो अभी प्रेजेंट वैल्यू के बगैर खड़ा है, जब आप 1/r से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो सिंगल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया आपने, और वो 10 पे आ गया। अब 10 से दोबारा डिस्काउंट करेंगे तो वो 0 पे आएगा, डबल डिस्काउंटिंग, इसीलिए तो उसको कहते हैं वन डिस्काउंटिंग एज परपेचुइटी, अदर डिस्काउंटिंग एज सिंगल सिंपल क्या है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ आई? हम्म नहीं आई, नहीं आई, आ गई है थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी थोड़ी। यार तुम बहुत ही थोड़ी थोड़ी कह रहे हो। थोड़ी बताओ पान। अच्छा चले, हमने ये एडवांटेजेस पढ़ने आज, इनमें कुछ एब्रीवेशन यूज किए हैं, ये आई कैप की किताब से लिया मैं मैंने जानबूझ के, ताकि कल को अगर आप में से कोई बच्चा किताब उठा ले और वो देख ले कि यार ये आई कैप में तो बड़ी अजीब से लिखे हुए हैं, तो सर ने आसान आसान करा दिए, इसीलिए फिर मैंने आई कैप की किताब वाले ही पिक कर लिए हैं ताकि आवाम को समझा सकूं। आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ेगी। बाकी ये जरा मुश्किल इंग्लिश लिखी है, हम जरा आसान इंग्लिश लिखेंगे, और ये आपको MCQs के लिए करवा रहे हैं। अदरवाइज अगर MCQs ना होते तो मैं आपसे कहता ये खुद ही पढ़ लो, ठीक है? तो लेकिन आज बेहतर नहीं है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करना आसान है। इसको आपने जहां कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाए, मैं कहूँ या ना कहूँ, आपने उसको याद रट्टा रुट्टा लगाना है उसका। बाकी एज अ नॉवल पढ़ते रहे, लेकिन जहां कहीं मैं कहूँ याद करना है,
तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने जरूर याद करने हैं किसी भी टॉपिक के हों। अच्छा जी, एनपीवी के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला, इसमें टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज को या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। ये पे बैक के अगेंस्ट लिखा हुआ है, पे बैक में टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को अहमियत, एनपीवी में टाइमिंग। पहले साल में 60,000 और 5वें साल में 60,000, दोनों में फर्क है। पहले साल के 60,000 की 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और 5वें साल का 60,000 है तो उसमें 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज को अहमियत दी जाती है। इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं। दूसरा, डीसीएफ कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड। डीसीएफ किसे कहते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डीसीएफ का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और वो मेथड जिसमें प्रेजेंट वैल्यू लेने के बाद आप डिसीजन मेकिंग करें ना, ऐसे को बोलते हैं डीसीएफ टेक्निक्स। एनपीवी एक डीसीएफ टेक्निक है, मतलब इसमें हम डिसीजन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेट नोट करके निकालते हैं। आईआरआर में आज करवाऊंगा, वो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आती है, वो भी एक डीसीएफ टेक्निक है। तो जितनी भी डीसीएफ टेक्निक्स हैं उनमें कैश फ्लोज यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? तो आप यहाँ पे छोड़े दफा हमारे डीसीएफ क्या लिखना है आपके? एनपीवी यूजेस कैश फ्लोज विच आर मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये शायद मैंने पहले भी बताया था, पेबैक में मैंने कहा था कैश फ्लोज आर मोर रियलिस्टिक। तो आप यहाँ डीसीएफ को मारे गोला, आप कहे एनपीवी यूजेस, एनपीवी डीसीएफ छोड़ दें, एनपीवी यूजेस कैश फ्लोज विच आर मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू। वजह बतानी है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। अकाउंटिंग प्रॉफिट इन्वॉल्व योर जजमेंट्स। आप प्रोविजन अंदाजे से लेते हैं ना, डेप्रिसिएशन भी अंदाजे से, इम्पेयरमेंट भी अंदाजे से। जब आप ये इतने अंदाजे लेते हैं तो आपके प्रॉफिट में एरर होती है असल में। तो प्रॉफिट्स में अंदाजे ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट्स आर जजमेंट बेस्ड फिगर्स। तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी कैश फ्लोज के मुकाबले में, तभी तो हम आईएएस कहते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। वो जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो कैश फ्लो बनाते हैं ना आप लोग, वो इसीलिए तो बनाते हैं। प्रॉफिट्स अकाउंटेंट भी मानता है कि प्रॉफिट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, इसीलिए अकाउंटेंट कहता है प्रॉफिट भी निकालूंगा, कैश फ्लोज भी निकालूंगा। हम लोग डिसीजन मेकर कहते हैं नहीं, प्रॉफिट में मारो गोला, कैश फ्लो बेस्ड चलो। जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी उन्होंने भी वहां पर एक चैप्टर पढ़ा होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग। वहां पे भी सारी कैश फ्लो बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती ही कैश बेस्ड मेथड से है। प्रॉफिट की एरर्स और सब अंदाजे नहीं पाए जाते डिसीजन मेकिंग, क्योंकि होता उसमें भी एस्टिमेटेड डाटा है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन वो जो कैश में लेना है या कैश में देना है। इज इट क्लियर? क्या डीसीएफ का मतलब समझ आ गया? हम इसको सादा रखते हैं, क्या मुश्किल है ऐसे इंग्लिश लिखने की जरूरत है। हम कहेंगे एनपीवी यूजेस कैश फ्लोज which are more realistic as compared to accounting profit। दूसरा भी हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है? ये इसमें मेन चीज है, होल पे बैक पीरियड के अगेंस्ट लिखा हुआ है। पे बैक पीरियड में हम जहां हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है ना, उसके बाद वाले सालों के कैश फ्लोज को नहीं लेते। एनपीवी में हम सारे सालों के कैश फ्लोज की पीवी लेते हैं, कि 2 सालों की लेते हैं। हम सारे सालों के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए ये पे बैक का डिसएडवांटेज था कि उसमें होल लाइफ के कैश फ्लोज कंसीडर, और एनपीवी में, इवन आईआरआर में भी, जब हम आईआरआर भी निकालेंगे तो हम उससे पहले एनपीवी निकालेंगे। तो होल लाइफ के कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड। यहाँ क्या लिखा हुआ है इंग्लिश? इट इवैल्यूएट्स, यानी एनपीवी इवैल्यूएट्स कहते हैं डिसीजन मेकिंग करने को। एनपीवी डिसीजन मेकिंग करती है ऑल कैश फ्लोज लेकर फ्रॉम द प्रोजेक्ट, विच मींस कैश फ्लोज ऑफ होल लाइफ आर कंसिडर्ड। ठीक है, इवैल्यूएट का लफ्ज बार बार मिलेगा हमारे सब्जेक्ट में। इवैल्यूएट कहते हैं कैलकुलेशन करके डिसीजन मेकिंग करने को। समझ आ गई है? आपको भी एग्जामिनर कह सकता है इवैल्यूएट वेदर प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट। तो इवैल्यूएट का मतलब होता है कैलकुलेशन करने के बाद डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, और अगर कोई थ्योरी वाले टॉपिक में आएगा तो डेटे को एनालाइज, इवैल्यूएट करने का मतलब है स्टोरी को परखने के बाद जवाब दे।
अगर थ्योरी वाले सवाल में इवैल्यूएट आ जाए। आगे चले, नेक्स्ट अगला क्या है, ये पांचवा पहले बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एनपीवी पॉजिटिव हो तो आपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मसलन अगर आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी 25 मिलियन है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एनपीवी नेगेटिव हो रिजेक्ट करेंगे। तो ये 25 मिलियन का जो जवाब है ये रुपीस में है। जैसे ही कोई कंपनी ये पॉजिटिव एनपीवी का प्रोजेक्ट अपनी शेयर होल्डर में अनाउंस करती है ना, तो मार्केट में ये पॉजिटिव साइन समझा जाएगा, ये नेगेटिव। इसके अनाउंस होते साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। इस शेयर्स की मार्केट वैल्यू के बढ़ने को शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। तो एनपीवी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की वजह बनती है, या एनपीवी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कितनी होगी बताती है। अगर आपकी 25 मिलियन की पॉजिटिव एनपीवी है और आपके प्रेजेंटली शेयर मार्केट में मिसाल के तौर पर 100,000 मिलियन के हैं, इसका मतलब है आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 1000 मिलियन की नहीं रहनी। थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसने 25 मिलियन से बढ़कर 1025 मिलियन पे चले ही जाना है शेयर्स की मार्केट वैल्यू में, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है ना ये कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है बड़ा हैवी, तो इससे मुस्तकबिल में बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलने हैं, तो धड़ाधड़ लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जिस वजह से इकोनॉमिक्स की डिमांड सप्लाई, शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। बात समझ आई है? तो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, एनपीवी मेथड प्रोवाइड्स अ डिसीजन रूल व्हिच इज कंसिस्टेंट विद, कंसिस्टेंट विद का मतलब होता है कोई चीज मैच करती हो, कहते हैं व्हिच इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने या बढ़ाने वाले ऑब्जेक्टिव के साथ ये मैच करती है एनपीवी। जितनी एनपीवी पॉजिटिव ज्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बढ़ेगी। इज इट क्लियर? इतना भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा। अच्छा, चौथा वाला क्या है? चौथा वाला ये काम की बात है, ये काम की बात है, टुडे वैल्यू, ये काम की बात है। पैसे आपकी जेब से कब जाने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के? आज। और इनफ्लोज आपको अगले 5 सालों में आने हैं। लेकिन एनपीवी की खूबी है वो अगले सालों के जो कैश फ्लोज है उनकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालती है, ताकि ये पता चले कि कितनी वैल्यू आज की बुनियाद पर, यानी आज जा कितना रहे और आज की बुनियाद पर आएगा कितना। इससे क्या होता है, आपकी कंपैरिजन लॉजिकल हो जाता है। मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि हमारी डिसीजन मेकिंग के 2 तरीके, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में हम आगे लेके जाते हैं, डिस्काउंटिंग में। तो प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड हम ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसे हमारी जेब से आज जाने हैं, ये ज्यादा रियलिस्टिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग है। कंपाउंडिंग वाला तरीका इलॉजिकल है, वो कहते हैं कि तुम आगे चुक के लेके चले हो कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट आज हो रही है, तुम उसको खींच के आगे लेके जा रहे हो। तो लोग ये क्लेम करते हैं कि क्योंकि पैसे इन्वेस्टमेंट के आज हमारी जेब से जाएंगे, तो हमें इनफ्लो भी आज की बेस पे काउंट करने चाहिए। तो एनपीवी इस चीज को सपोर्ट करती है। एनपीवी इस बात को, टुडे कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोजेक्ट, टुडे कितने कैश इनफ्लोज ऐड हो रहे हैं, ये उस चीज की फॉलो करता है बात को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं एनपीवी इस बात को भी अहमियत देता है, आज जा कितना रहे कैश आउटफ्लो, और आज, और हमारी कंपनी में कितनी वैल्यू आज की बुनियाद पर ऐड होगी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? काम थोड़ी लाइन जरा मुश्किल है, टेक्निकल है। वो कहता है इट गिव्स अ सिंगल फिगर व्हिच कैन बी यूज्ड टू असेस द वैल्यू ऑफ investment project. The NPV of project is the amount which the project should add to the value of company in terms of today value। जी, NPV बताती है कि आपकी कंपनी की वैल्यू में कितना एडिशन होगा, आज कितनी वैल्यू ऐड होगी, और आज की टर्म्स में। अच्छा, नुकसान एनपीवी के क्या है? पहला नुकसान, अगर कल को आप माशाल्लाह क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या करेंगे, और कल को आप किसी कंपनी में सीएफओ लगते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इस तरह के प्रोजेक्ट ना प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप किसी डायरेक्टर के सामने एनपीवी का लफ्ज बोलते हैं ना, तो जिसने तो अकाउंटिंग फाइनेंस कभी पढ़ी है, वो तो एनपीवी का मतलब, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझ जाता है। लेकिन जिसने सारी जिंदगी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं, वो कहेगा ये क्या बीमारी है। आप उसे पहले समझाएंगे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, वो कहेगा ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ पहले फिर सिंपल इंटरेस्ट दसोगे। यानी आपको एनपीवी का एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जिसने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी,
एक ऐसी कंपनी है जहां पर इंजीनियरिंग का काम हो रहा है कोई, या केमिकल इंडस्ट्री की है, तो केमिकल इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग हों जिन्होंने सीए किया हुआ है, उसमें कुछ केमिकल इंजीनियर भी तो बैठा हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कंपनी चलानी है। तो केमिकल इंजीनियर के सामने जब आप ये कहेंगे कि भाई ये एनपीवी है पॉजिटिव, पे बैक समझाना आसान है, लेकिन एनपीवी समझाना किसी के सामने जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड लेके बैठा हुआ है, आपके लिए ये समझाना, नॉन अकाउंटेंट लोगों को समझाना मुश्किल है। तो ये पहला पॉइंट है क्या, एनपीवी कॉम्प्लिकेटेड है, इजी टू कैलकुलेट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इन कैलकुलेशन एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन इन अंडरस्टैंडिंग। जो लोग जिन्होंने नॉन अकाउंटिंग बेस है उनके लिए एनपीवी को समझना इतना आसान नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टूल, ये लिखा हुआ है, नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय नॉन अकाउंटेंट्स, आप ये कह सकते हैं, नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय नॉन अकाउंटेंट। जितने भी नॉन अकाउंटेंट दुनिया में पाए जाते हैं, सारी पाकिस्तान की आबादी सीए थोड़ी कर रही है, सारी पाकिस्तान की आबादी ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एमकॉम एमबीए भी नहीं किया हुआ, और जितने लोगों ने बिजनेस की किया हुआ है तो जरूरी नहीं है, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल का बिजनेस शुरू किया, करते 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 वो बिजनेस इतना फैल गया वो बोर्ड में चले गए हैं और उनका तजर्बा इतना ज्यादा है। तो अब आप उस बंदे के सामने जब बात एनपीवी की करेंगे तो उसको बातें समझ नहीं, वो कहेगा भाई परसेंटेज दसो, मैंने परसेंटेज समझ आती है, ए गल्ला मैंने समझ नहीं आती, कितने फीसद रिटर्न कमाओगे, कितना फीसद कमाओगे। तो परसेंटेजेस समझ लोगों को आसानी से आ जाती हैं, जिन्होंने कभी अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी ना उनको भी परसेंटेज तो समझ आती है, क्योंकि उनको पता होता है बैंक भी मुनाफा परसेंटेज में देता है, ये वो, तो वो परसेंटेजेस समझ जाती है। एनपीवी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द नॉन अकाउंटेंट। उसके बाद दूसरा, अनसर्टेनिटी। और किस चीज की अनसर्टेनिटी, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है वो सर्टन नहीं है, आपको लगता है गलत है, डाउटफुल है, तो आपकी एनपीवी रिलायबल हो सकती है, आपकी एनपीवी में भी डाउट्स होंगे। क्या ये बात समझ आती है? इसका मतलब है एनपीवी इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी इन द डिस्काउंट रेट then definitely your NPV will also be uncertain। आपको कंफर्म ही नहीं है कि आपकी एनपीवी क्या होगी, तो आपकी एनपीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट पर डिपेंड करती है। डिस्काउंट रेट के गलत होने से हमारी एनपीवी के गलत होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? तीसरा पॉइंट भी वही है, किसने कहा है दे रहा है, क्या मतलब, किसने फिक्स किया है, किसके लिए, उसको क्या कहते हैं बताओ। अब तुम्हें डेप्थ में जाना पड़ेगा अपने सवाल को बताने के लिए मुझे, क्योंकि मुझे सवाल समझाना है ना जी। कोई नहीं, गलत नहीं होगा, कोई मसला नहीं, ऐसे वापस आ जाएंगे। पहली बात है, हम बैंक में ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, हम आम कंपनीज के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और कंपनीज पैसा लेती है इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से और बैंक से। बैंक का रेट तो कंफर्म हो सकता है कि वो आपको किस सूद के रेट पे जाएगा, शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता रहता है, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है, उनका मूड चेंज होता रहता है, उनको मार्केट में अदर अपॉर्चुनिटीज नजर आती रहती हैं, तो वो आपसे ज्यादा रिटर्न मांग सकते हैं। आपने सोचा हमारे शेयर होल्डर हमसे 10% रिटर्न मांगेंगे, लेकिन एक्चुअली जब पैसा लैंड की बारी आती है तो कहते नहीं, हमने तो 12% से कम पे आपको पैसा देना ही नहीं। इसका मतलब है जो आप जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी निकाले बैठे हैं, जब वो परफॉर्म करने की स्टेज पे आया तो शायद वो पॉजिटिव एनपीवी उतनी ना आए, बहुत ही थोड़ी हो जाए या नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये पैसा लेने से पहले डिसीजन मेकिंग होती है, तो जब आप पैसा लेने जाएंगे तो उस वक्त आपको उम्मीद जितनी आपने फोरकास्टिंग की होती है कि आपको कंफर्म है एग्जैक्ट उसी रेट पे मिलेगा। हाँ, एरर होगा, थोड़ा बहुत एरर हो तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए उनकी एक्सपेक्टेशन में और उनके रिटर्न में, तो फिर हमारी एनपीवी बेचारी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बताना ये चाह रहा है कि एनपीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंडेड है। इसका मतलब है एनपीवी को एक्यूरेट करने से पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सही एस्टिमेट करें। एनपीवी को सही एस्टिमेट करने के लिए क्या एस्टिमेट करना जरूरी है, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट, और वो कैसे एस्टिमेट होगा उसके लिए एक अलग चैप्टर है हमारे सिलेबस में, एक अलग
चैप्टर है, ठीक है कि नहीं? और ऐसा चैप्टर है कि जब आप करेंगे तो आपसे भी सही एस्टिमेट नहीं होगा, इतने फॉर्मूले हैं उसमें, इतने फॉर्मूले हैं, इतनी गलतियां करेंगे। लेकिन अभी चलो मैं बात बता रहा हूँ, क्या ये बात वैसे समझ आ गई है? जो पॉइंट हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट एक एस्टिमेटेड रेट है, या आप पैसा लेने से पहले सोच रहे होते हैं कि इस रेट पे हमें पैसा मिल जाएगा, जब आप पैसा लेने जाएंगे तो जरूरी नहीं उसी रेट पे मिले। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका पैसा थोड़ा बहुत चेंज रेट में हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर या आपके जो इन्वेस्टर हैं वो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सिग्निफिकेंटली चेंज कर दें तो आपकी एनपीवी बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। एनपीवी डिपेंडेंट अपॉन cost of capital. Uncertainty in cost of capital will make your NPV also uncertain. ये पॉइंट है, uncertainty of the cost of capital will make NPV also uncertain. बस इतनी सी बात है, uncertainty of the cost of capital will also make NPV as uncertain. बात समझ आ रही है? ये सारी इतनी जो मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, मसला सिर्फ एक एमसीक्यूज है, अदरवाइज मुझे ये इंग्लिश समझाने की और आपको बातें इतनी जरूरत ही ना पड़ती। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, सॉरी, हाँ जी तीसरा पॉइंट भी वही है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा एस्टिमेट्स की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा हम जो इन्वेस्टमेंट, जो आपको कैश फ्लोज नहीं दिए होते, उसके अंदर सेल प्राइस भी एस्टिमेट करके लिखी होती है, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी एस्टिमेट करके लिखी होती है, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है, उसमें कितने यूनिट हर साल आपके बिकेंगे, डिमांड भी एस्टिमेट की होती है, जो प्लांट आप खरीदने जा रहे हैं आज 4 साल बाद वो कितने का स्क्रैप होगा आपने वो भी एस्टिमेट किया होता है, टैक्स रेट भी एस्टिमेट किया होता है, बहुत सी चीजें आपने एस्टिमेट की होती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा। अगर वो चीजों में भी अनसर्टेनिटी आ जाए या आपके वो एस्टिमेट डाउटफुल हो जाए तो आपकी एनपीवी उनकी वजह से भी क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक ही पॉइंट होना चाहिए था। उसने 2 पॉइंट बनाए ना, पहला पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बनाया है, बाकी अदर एस्टिमेट्स का बनाया है। समझ आ रही है? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन होता क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया हुआ था कि आप मुल्क से बाहर से इंपोर्ट करेंगे मटेरियल, गवर्नमेंट इंपोर्ट पे बैन लगा देती है, इम्पोर्टेंट मटेरियल सस्ता था। अब आप जब वो बैन लगेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, मुझे बताएं आपको अपने, फिर अगर आपने अभी प्रोजेक्ट नहीं किया एनपीवी को दोबारा रीअसेस करना पड़ेगा। शायद ऐसा हो कि जो पहले वायबल था प्रोजेक्ट, असल में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना बिजनेस से बाहर, वो कभी भी स्टेबल, उसमें एक ऐसी चेंज आए, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो और आपके लिए थ्रेट हो सकती है, आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। आपकी एनपीवी जिसको आप पॉजिटिव सोचे बैठे हैं और आपने महीने बाद प्रोजेक्ट करना है, अब आपको लगे इसको दोबारा रीअसेस करो, ऐसा ना हो कि पता नहीं ये एनपीवी हमारे, हो सकता है कि इतना चेंज ना है, आपकी बात से मैं आपको निगेट नहीं कर रहा कि नहीं आप गलत है, ऐसा होता कम ही है, लेकिन मैं एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया या इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि अब वो बारे में नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में 2 ही मेन कारोबार है, प्रॉपर्टी का और गाड़ियों का था। प्रॉपर्टी पे अब बूम आया हुआ है, प्रॉपर्टी से निकलते हैं तो गाड़ियों में चले जाते हैं, गाड़ियों से निकल स्टॉक मार्केट गाड़ियां, या गाड़ियों से निकलते हैं तो प्रॉपर्टी में। तो आजकल प्रॉपर्टी में बूम है, तो सारों ने अपना पैसा किसमें फेंका हुआ है, और वो प्रॉपर्टी में बूम क्यों आया है, क्योंकि गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करने पर वो उसकी रिस्ट्रिक्शन बड़ी चेंज कर दी है। अब तो समझ लो कुछ जेन्युइन बंदा है तो वो मंगवा सकता है, उसकी सुना है मैं, मुझे वैसे को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन वो ये है कि आप मेरा ख्याल है मुल्क से बाहर काम करते आए और आते हुए आप अपने पैसे घर भेजते हो, पता नहीं कितने भेजते हो, और आप एक गाड़ी ले आए तो शायद ड्यूटी फ्री या पैसे इस तरह कुछ है, लेकिन अगर यहाँ से बैठ के आप मंगवाते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीजें टैक्स वालों के जरिए उनको क्या करनी पड़ती हैं, जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, फाइलर होना जरूरी, पता नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा सुना है, मुश्किल हो गया। अब आपके गाड़ियों के शोरूम लाहौर में बंद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो जो जापानी गाड़ियों के थे। इसका मतलब है जिसने ये सोचा हो कि मैं जापानी गड्डियां कम करना है, वो ये करने लगे और ये चेंज आ जाए तो उसकी प्लानिंग हिल गई ना। वो गाड़ी जो पहले मेरा, और एक तो डॉलर की वजह से भी गाड़ी बड़ी महंगी हो गई है, बहुत से मामला है। आपकी वो गाड़ी जो पहले 12 लाख 15 लाख में मिल जाती थी, छोटी मेरी जैसी जिसमें ये साबनदानी में मैं फिरता हूँ, इस तरह की गाड़ी, अब वो हाँ कोरे, अब वो गाड़ी 18-19 लाख पे है, छोटी जापानी, ये लोकल नहीं, जापानी गाड़ी 18-19, और जो बड़ी है
वो 20-22 अच्छी एक्सीडेंट शुदा मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर जिसका मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ वो आपको, हमने गाड़ी खरीदनी नहीं, अवेयरनेस होना जरूरी है। कल नू लैनी पै सकती है, अल्लाह पैसे देगा है। चलो आगे आ जाओ वापस। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अनसर्टन हो तो एनपीवी डिस्टर्ब हो सकती है। अदर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एस्टिमेट्स अनसर्टन हो, या किसी रिसोर्स की स्कैर्सिटी की वजह से आप वो हासिल ही ना कर पाए जो आपने सोचा हुआ था, तो आपकी एनपीवी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एनपीवी एस्टिमेटेड डाटा से कैलकुलेट की जाती है, और एस्टिमेटेड डाटा इज अनसर्टन। एनी एस्टिमेट कैन चेंज सिग्निफिकेंटली विच विल आल्सो इफेक्ट एनपीवी। आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट को मुझे बता सके, मिसाल से समझाना है, ऐसे नहीं समझाना, एग्जाम्पल से समझाना है। वो बच्चा मुझे एग्जाम्पल से समझा सके। ये रिटर्न कमाई वाला रिटर्न है, वापसी वाला रिटर्न नहीं है। एनपीवी जैसे एक रिटर्न है जी। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, ये पॉइंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल वाला पॉइंट नहीं है, नहीं। और कोई बच्चा ये पॉइंट मुझे समझाना चाहे। प्रॉफिट को कैश के साथ लिंक नहीं, किन दो चीजों को ठहर जो जरा देखो, एक मिनट ठहरो। ये मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, इसमें 4 लाख इन्वेस्ट करना है आपने, और एनपीवी आएगी 50,000। ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें 1 लाख हमने इन्वेस्ट करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश आउटले भी कहते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश, और इसकी एनपीवी है 20,000 पॉजिटिव। आपके ख्याल से कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए? बी करना चाहिए, बी करना चाहिए, क्योंकि इसकी एनपीवी बहुत ज्यादा है। यही पॉइंट है। एनपीवी सिर्फ एनपीवी को अहमियत देती है, ये नहीं देखती बैक एंड पे पैसे कितने लगने देते। इधर 1 लाख लगा के 20,000 आ रहा है, और इधर कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, मेरा ख्याल है उससे कितने 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एनपीवी तो 4 गुना ज्यादा नहीं आ रही। क्या बात समझ आ रही है? यानी एनपीवी के मेथड में ये फ्लॉ है कि हम डिसीजन सिर्फ एनपीवी की बेस पे देखते हैं, और हम इस एनपीवी को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक या रिलेट। तो अब दोबारा पढ़ें, एनपीवी फेल्स टू रिलेट, एनपीवी फेल्स टू, एनपीवी रिलेट नहीं करती, किन दो चीजों को रिलेट नहीं करती, रिटर्न यानी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट को, और इनिशियल कैश आउटले लिखना चाहिए था यहाँ आई कैप को, आई कैप ने गलत लिखा होगा, कैश आउटले लिखा ना। अब वो कैश आउटले को इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए। कैश आउटले आई कैप इन्वेस्टमेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है, इनिशियल कैश आउटले, ये इन्होंने गलत लिखा होगा। मतलब उनकी किताब में थोड़ा फ्लॉ है, अल्फाज मिस यूज हुए हैं, तो मैंने अपने नोट्स में इसको सही कर दिया। इनिशियल कैश आउटले या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि बच्चों के लिए समझना आसान हो जाए कि इसका मतलब क्या है। तो ये आई कैप के हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, थोड़े मुश्किल लिखे हुए हैं, लेकिन चलो अगर आपको समझ आ गए मेरी बात समझाने से तो हमारा मकसद पूरा हो गया। हमने, अच्छा मैं इसको याद कैसे करता हूँ? अब आप में से कुछ लोग तो खुद लिख लेते हैं ना, लेकिन कुछ लोग खुद नहीं लिख पाते, और खुद भी सारे नहीं लिख पाएंगे। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, हेडिंग छोटी सी। मसलन पहले वाले की हेडिंग है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी के एडवांटेज में पहली हेडिंग क्या बनेगी? अब आगे इंग्लिश खुद लिखूंगा, एनपीवी कंसीडर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी हेडिंग कैश फ्लोज, एनपीवी यूजेस कैश फ्लोज व्हिच आर मोर रियलिस्टिक दैन अकाउंटिंग प्रॉफिट होल लाइफ। आप समझ रहे हैं? एक दो अल्फाज की कोई हेडिंग बना लेते हैं, उसको रट्टा लगाते हैं, बाकी फिर इंग्लिश खुद लिखनी है। और अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो फिर सारा याद करे। लेकिन मेरी सोच यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लिखने की आदत डालें, लिखें और इम्प्रूव करें। दूसरा, आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर है, जो आप लिखें उसको गूगल में डाल दें, गूगल ट्रांसलेटर में वो आपको उर्दू तर्जमा बता देगा साथ ही, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है। जब आपकी इंग्लिश उर्दू में कन्वर्ट होगी तो ऐसी ऐसी चेंज आएगी उर्दू में कि तुसी बाद च कहना मैं लिखा की है। गूगल ट्रांसलेटर से अपनी इंग्लिश सही कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 5वीं हेडिंग शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
एनपीवी इज लिंक टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ या कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मुझे तो अभी पढ़ने में याद हो गया, मुझे पढ़ने में याद, हाँ मेरा तजर्बा है, ज्यादा है तजर्बा है। और दूसरा ये एसीसीए में भी हमने पढ़ा हुआ है और पढ़ाया हुआ है बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरे लिए तो ये हल्की फुल्की सी बात है और ये कम लिखे हुए हैं, मुझे 12 याद है। ठीक है, तो वो फायदा कोई नहीं, आपको बस उतना ही कराना है जिन्हें ताड़ी किताब से लिखे हैं। आ जाए जी, IRR पे चले हम, किस पे चले, IRR पे। अब आप नोट्स छोड़ दें जरा प्लीज, नोट्स हम पढ़ेंगे। IRR का कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 मिनट का है, 15 से 20, लेकिन है जरा टेक्निकल, इसीलिए मैं डायरेक्ट नोट्स से नहीं पढ़ूंगा, मैं नोट्स में से नहीं पढ़ूंगा, आपको पहले यहां लेकर आऊंगा। इंटरनल जी, एक साहब है उमर शफीक, पक्का दिखा रहे हैं हमें अपने घर का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बड़ा अच्छा चल रहा है भाईजान, शुक्र करो ताड़ी लाइट आ रही है बड़ा 2-3 दिन कपाया है। इंटरनल, ओहो सॉरी सॉरी, इंटरनल ए नहीं होता, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। लव्स, रेट का मतलब होता है परसेंटेज, रिटर्न मतलब कमाई, रिटर्न का मतलब, और हमारे पूरे चैप्टर में कैश फ्लोस की बेस पे कमाई, प्रॉफिट की बेस पे नहीं, कैश फ्लोस की बेस पे कमाई। ठीक है, सबको पता है ना, रिटर्न का मतलब कमाई, अर्निंग, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में किधर चले, अर्निंग। इंटरनल का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की अगर आपसे को पूछे कोई डेफिनेशन क्या है, तो अब आप बता सकते हैं, ये प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट है, ये प्रोजेक्ट का कमाई का रेट है, और ऐसा कमाई का रेट है जो कैश फ्लोस की बेस पे निकाला जाएगा, और ये सामने नहीं होता, इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए हिडन है। इंटरनल का मतलब है ये हिडन है और आपको कैलकुलेट करके इसको खुद से सर्च आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन में हिडन नहीं लिख देना, वो वैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपने अगर आपसे को पूछे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या, तो आप कहें ये कैश फ्लोस की बेस पे किसी भी प्रोजेक्ट का कमाई का रेट है जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका जवाब अगर 10% है तो इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन हर साल 10% रिटर्न कमाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज, इन द फॉर्म ऑफ, समझ आ गई। तो बंदा क्या आपसे डेफिनेशन बताओ तो बता सकते हैं, नाम से ही निकल आई ना, रेट का मतलब परसेंटेज होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट का कमाई का रेट है कैश फ्लोज की बेस पे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये कमाई का रेट निकालना कैसे है, कमाई का रेट निकालना कैसे है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता दूंगा लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, MCQs की वजह से बता रहा हूँ। जो इस्तेमाल होगा वो ज्यादातर दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा। इस टॉपिक की हैसियत 5 नंबर से ज्यादा की नहीं है, पढ़ लेंगे, पढ़ने में हमारे लगेंगे टाइम, लेकिन बाद में इसने NPV के साथ जब भी आना है तो दुम छल्ले के तौर पे आना है। दुम छल्ला मीन्स बी पार्ट अटैच हो, ए पार्ट में NPV होगी, बी पार्ट में क्या होगी, और 3 से 5 नंबर की। तो आप इस टॉपिक को बस उतनी अहमियत दें जितना इसके मार्क्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ लें लेकिन। तो अच्छा, ये रेट हमारे सामने होगा कि हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो रेट निकालने से पहले मैं अब आपको एक दो बातें और बता दूं। अगर मिसाल के तौर पर, अगर मैं आपको 8% का डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट दूं और आप उस पे प्रोजेक्ट की NPV निकालें मिसाल के तौर पर, तो वो आए 3124। ये हमने किया एक एग्जाम्पल उसमें, 8% पे NPV निकाली प्रोजेक्ट की तो कितनी आई, और उसी प्रोजेक्ट को जब हमने 12% की डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर NPV निकाली तो वो माइनस आई 676 या 679। एज्यूम फिगर्स है फिलहाल, ये अभी किसी सवाल में किए हमने एग्जाम्पल में। अच्छा, मैं अब आपको ये लिख क्यों रहा हूँ, मैं आपको एक रिलेशन बताना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि डिस्काउंट रेट के बढ़ने से NPV गिरते 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 नेगेटिव हो, या ये कह सकते हैं फॉर MCQs डिस्काउंट रेट में या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट में और NPV में इनवर्स रिलेशन है, कह सकते हैं? तो लिख लेते हैं MCQs के लिए, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, नोट्स पे लिख लो जाके, आपकी मेहरबानी। MCQs के लिए कि
डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ने से एनपीवी गिरती है और डिस्काउंट रेट के गिरने से एनपीवी बढ़ती है। वजह मैं बता देता हूं अभी। होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल किसी पॉइंट पे जीरो होगी, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होगी, लेकिन डिस्काउंट रेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये एनपीवी गिरते गिरते जीरो भी होगी, कभी नेगेटिव भी होगी। जीरो से ही गुजर के कोई चीज नेगेटिव पे जाती है ना, होगी। मैं गलत, ये आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन क्या आपको मेरी बात समझ आई है? डिस्काउंट रेट के बढ़ने से एनपीवी बढ़ेगी, कम होगी? क्यों? क्यों कम होगी? वजह क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? आपने जिन फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ है उनका मुंह बंद करने के लिए, या उनको मुफ्त अल्लाह वास्ते नहीं ना देते, वो उनको कुछ ना कुछ कमा के देना है। हम जिस बिजनेस को पढ़ रहे हैं वो कंपनी है, कंपनी का अपना कोई पैसा नहीं होता, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लिया होता है, कंपनी ने बैंक बुकों से पैसा लिया होता है। तो कंपनी ने जिनसे पैसा लिया उनको बदले में डिविडेंड और इंटरेस्ट देना है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है और इसमें क्या छुपा हुआ होता है? डिविडेंड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है 8 से 12% पे जाती है तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट का बर्डन ज्यादा हो रहा है। आप समझे प्रोजेक्ट एक पिज्जा या केक है, प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक अ पिज्जा या केक। जितने पिज्जे का या केक का पोर्शन आप अपने इन्वेस्टर को देते जाएंगे तो कंपनी के लिए, बेचारे के लिए क्या बचेगा? कम बचेगा ना। तो और एक वक्त इस केस में तो मेरा ख्याल है पल्ले केक देना पै रहा है माइनस का यानी इतना जिन्ना केक है उस तो बाद है, नहीं समझ आ रही? माइनस का मतलब यही है ना वो केक कहाँ से आएगा? वो किसी और प्रोजेक्ट के केक के हिस्से में से किसी बिजनेस ने एक प्रोजेक्ट सारी जिंदगी तो नहीं करना। अगर मेरे 2 कारोबार हो तो एक कारोबार में बुरा हालात चल रहे हो तो मैं जो अच्छा कारोबार होता है तो उसमें से निकालता हूँ ना, तो इसका मतलब है आपके 2 प्रोजेक्ट होंगे, 2 केक होंगे, एक केक का पोर्शन आप वहां से निकाल रहे होंगे जहां आप वो कमाइया कर रहे हैं। केक ही एक हो। अच्छा, अगर केक ही एक हो तो आपने फिर ऐसा फैसला क्यों किया, इतना महंगा पैसा उठाया क्यों प्रोजेक्ट करने के लिए? वापस आ जाओ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है, आप केक को चिपक गए। वापस आ जाए। आपके मेरे वो घर वाले भी कुछ कह रहे हो? हाँ, नहीं समझ आ रही। मैं बात कर रहा था जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट बढ़ता है, प्रोजेक्ट के ऊपर वजन, प्रोजेक्ट वही है बेचारा, उसी के ऊपर मैंने 8% लगाया, उसी के ऊपर मैंने क्या लगाया? जब मैंने 12% लगाया इसका मतलब है प्रोजेक्ट के अर्निंग रेट में इतनी हिम्मत ही नहीं है, प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट इस 12% से फिर कम होगा। प्रोजेक्ट की कमाई, हाँ प्रोजेक्ट की जो कमाई का रेट है वो इस 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बर्दाश्त करने के काबिल, और जहां ये एनपीवी पॉजिटिव निकली हुई है इसका मतलब है प्रोजेक्ट का जो अर्निंग रेट होगा वो इस 8% से ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे? यानी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट होगा वो 8 से ज्यादा होगा, यहाँ पे अर्निंग रेट जो होगा 12 से, लेकिन प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट है क्या वो नहीं पता। तो अब आप क्या करेंगे? 8% से लेकर 12% पर डिफरेंट डिस्काउंट रेट एज्यूम करेंगे, करी जाएंगे। जिस डिस्काउंट रेट पर एनपीवी आपकी जीरो आ जाएगी, जिस डिस्काउंट रेट पर आपकी एनपीवी क्या आ जाएगी, मिसाल के तौर पर ऐसे ही मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 11.5% पर मेरी एनपीवी क्या आ जाती है? तो जीरो एनपीवी आने का मतलब है यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट और आपके प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट बराबर है, तो जीरो आई है ना एनपीवी। इसका मतलब है आपने डिस्काउंट रेट की मदद से ये ट्रेस किया है कि हमारे प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट क्या है। आपने डिफरेंट डिस्काउंट रेट लिए, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ली, जिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पर एनपीवी जीरो हो जाए तो समझ जाए कि हमारे प्रोजेक्ट का कमाई का रेट भी इतना ही है। समझ आ रही है? ये पहला मेथड है। इस मेथड में टाइम बहुत जाया होगा, आपको डिफरेंट रेट एज्यूम करने पड़ेंगे, हर रेट पर क्या निकालनी पड़ेगी? एनपीवी, और वो रेट ढूंढना पड़ेगा जिसपे एनपीवी क्या आए? जीरो आए। लेकिन ये मेथड चलता है दुनिया में, हमारे आई कैप में भी चल सकता है, एमसीक्यूज में वो आपको 5-6 रेट्स दे दे क्या जी इस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी, आप बताएं इनमें से कौन सा रेट हायर आ रहा है?
तो फिर आपको डिफरेंट रेट्स पर, ज्यादा नहीं देगा, 2 से 3 देगा, आपको डिफरेंट रेट्स पर एनपीवी निकालनी पड़ेगी, और जिस रेट पर एनपीवी क्या आएगी आप कहेंगे वो आईआरआर। ठीक है, तो आईआरआर की मैंने 2 डेफिनेशन बताई। अभी हमारा नॉलेज ना बिखरा बिखरा है, अभी मैं इसको समेटूंगा। हमने अभी 2 डेफिनेशन आईआरआर की पढ़ ली। पहली डेफिनेशन ये है कि आईआरआर प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट है जो कि सालाना कैश फ्लोज की शक्ल में प्रोजेक्ट कमाएगा। दूसरी जो आई कैप की किताबी डेफिनेशन है जो कि क्यूएम में भी पढ़ाई जाती है, आईआरआर वो रेट है जिसपे अगर एनपीवी कैलकुलेट की जाए तो वो 0 आएगी। आईआरआर वो रेट है जिसपे एनपीवी कैलकुलेट की जाए तो, या आईआरआर वो मिनिमम डिस्काउंट रेट है, या वो मिनिमम रेट है जिसके ऊपर अगर एनपीवी कैलकुलेट की जाए तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। इज इट क्लियर? आईआरआर को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? एक मेथड जिसमें ये डिफरेंट रेट्स लेके एनपीवी 0 ढूंढनी है, ये पहले मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल। क्या कहते हैं? तुक्काबाजी। हिट एंड, डिफरेंट रेट्स लिए जा रहे हैं, जिस रेट पर एनपीवी 0 आ जाए उसको आईआरआर डिक्लेयर कर दे कि यार ये रेट आईआरआर है, ये हमारा प्रोजेक्ट का अर्निंग रेट है, क्योंकि इस रेट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोजेक्ट की अर्निंग बराबर है, तो ये एनपीवी 0 आ रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन हमने, जी बेटा, बिल्कुल कंपनी की कोशिश होगी कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस आईआरआर के रेट से ऊपर, क्योंकि अगर उससे ऊपर जाएगी तो पैसा इतना महंगा लेके वही माइनस वाला काम आ जाना ना। तो हम अपने कभी भी बिजनेस के प्रोजेक्ट की आईआरआर से ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पैसा लेंगे नहीं, हम चाहेंगे उससे कम पैसे ले, सस्ता पैसा ले, बल्कि सस्ता पैसा ही लेना हर बिजनेस की ख्वाहिश हो, ताकि एनपीवी पॉजिटिव आए। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? ये पहला मेथड है जरा फजूल सा कि आपको बार बार डिफरेंट डिस्काउंट रेट पर करना पड़ेगा। जो तरीका हम फॉलो करेंगे क्यूएम वाला ही है। हम क्या करेंगे, 8%, क्या है 8%, इस पे एनपीवी क्या थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव, तो ये जो 8% है इसको हम कहेंगे लो डिस्काउंट रेट। क्या कहेंगे? और इस पे जो एनपीवी आई है जो पॉजिटिव, इसको कहेंगे एनपीवीएल, यानी एनपीवी कैलकुलेटेड एट। उसके बाद ये जो दूसरा रेट है इसको कहेंगे हाई डिस्काउंट रेट। क्या कहेंगे? और इसके ऊपर जो आंसर निकला होगा माइनस में, एनपीवी एट। याद रखें लो डिस्काउंट रेट पर एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, हाई डिस्काउंट रेट पर एनपीवी, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ता है एनपीवी गिरती है, तो नेगेटिव होनी चाहिए, मस्ट नहीं है। मतलब अगर, हाँ हो सकती है, होनी चाहिए, इसीलिए तो कह रहा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब हमने अपने क्यूएम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं उस फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूँ, इसको इंटरपोलेशन कहते हैं फॉर्मूला। लो रेट, वहां पर आपने शायद एबीसी से लिखा हो, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट। याद नहीं है आपको, क्यूएम का भी नहीं याद होगा, अच्छी बात है। एनपीवी एट हाई रेट माइनस लो रेट, वहां पे आपने इसको पढ़ा होता है ए परसेंटेज प्लस एनपीवी एट ए, एनपीवी एट ए माइनस एनपीवी एट बी इंटू बी माइनस ए। और ठीक है, ये मैं नहीं यूज करूंगा, वो ए बी मुझे कंफ्यूज करते हैं, मैं लो हाई करूंगा, एक छोटा डिस्काउंट रेट एक बड़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। बस आपको ये फॉर्मूला रट्टा लगाना है और इसमें रखने पुट करनी है, तो आपकी तो आईआरआर पेपर पॉइंट से तो बहुत आसान है, समझ आ जाइए। तो वो आईआरआर मैं ये नहीं, ये वाला ए वाला नहीं मैंने इस्तेमाल करना, मैंने लिख तो दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को अगर वो याद है तो वो लिखी जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैंने ये यूज करना है। एल का क्या मतलब है? लो डिस्काउंट रेट, और एच का मतलब है हाई डिस्काउंट रेट। हाई डिस्काउंट रेट पर एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए या होगी, और लो डिस्काउंट रेट पर एनपीवी पॉजिटिव होगी, या हाई पे कम भी हो सकती है लो से, लेकिन नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर नेगेटिव हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चले जी आगे। अब हम जरा किताब नोट्स को भी पढ़ ले। एक कॉमन सेंस का सवाल था, मैंने दूसरी क्लास में खातून से पूछा तो सारी क्लास हा 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 करना शुरू हो गई, तो वो खातून आप भी हंसन लग गई, और मैं क्या कुड़िए तू जिथे गई
कारोबार तो बेड़ा गर्क हो जाएगा है। कॉमन सेंस का सवाल क्या था कि IRR का ज्यादा होना अच्छा है या IRR का कम होना अच्छा है। कमाई का रेट है तो ज्यादा आना अच्छा है, वो कहती सी नहीं कट होना चंगा है। तो वो सारी क्लास इसीलिए फिर मैंने कहा ना हाँ शो। और मैं क्या की होया, कहते सर अभी तो बताया IRR एक अर्निंग रेट है और अर्निंग कम नहीं होनी चाहिए, अर्निंग ज्यादा से। अगर मैं आपको दो प्रोजेक्ट दूं, एक की IRR 15% हो और एक की 18% हो, और दोनों में से मैं कहूं यार एक बताओ कौन सा करे, तो आपने कमाई सिलेक्ट करनी है ना, तो जिसकी IRR ज्यादा होगी आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर कि नहीं? ठीक, बात समझ आ रही है? अब हम जरा नोट्स पढ़ ले, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आ जाए जनाब नोट्स पे, नोट्स पढ़ ले जी, नोट्स पढ़ ले जी। IRR की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, कहता है जी, एक तो मेरी वाली डेफिनेशन है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द कैश बेस्ड एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। या दूसरी IRR की डेफिनेशन है जी, IRR अगर इन्वेस्टमेंट छोटी हो तो फिर भी हमने जिसका रेट ज्यादा होगा वो ले लेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। हाँ जी, तो जी क्यों तुम डिसएडवांटेज पे जाते हो पहले दिन ही अभी मैं टॉपिक पूरा पढ़ाया भी नहीं होता, ये पहले ही उसकी लिमिटेशन पे पहुंच जाता है। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये उसकी खामी होगी कि छोटी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और छोटी कमाई वाला, यानी शायद NPV उसकी कम हो लेकिन IRR उसकी बाई चांस थोड़ी सी ज्यादा। जी, IRR वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर अगर NPV निकाली जाए तो NPV क्या आएगी, 0। रट्टा लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको निकालने के दो मेथड है, ट्रायल और एरर मेथड है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंट डिस्काउंट रेट सेलेक्ट करने हैं, ये लिखे हुए यहाँ पे डिफरेंट डिस्काउंट रेट सेलेक्ट करने हैं, पेपर में आपको ये दिए होंगे। आपने हर डिस्काउंट रेट पर NPV कैलकुलेट करनी है और उस डिस्काउंट रेट को IRR कहना है जिसके ऊपर NPV क्या आती है, 0। ये एग्जाम्पल 17.6 में प्रोसीजर अप्लाई करके दिखाया गया है, लेकिन आपने क्या है ये एग्जाम्पल वैसे ही मैंने छापी हुई है, आपने करनी, हल नहीं करनी, बस वैसे इसका जवाब भी देखते जाए। तो इस एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट 1000 है और 1 साल का प्रोजेक्ट है और इनफ्लो कितना है, 1400। वैसे तो 1 साल वाला प्रोजेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन मैंने आसानी के लिए समझाने के लिए बस 1 साल ही रखा है। और ये डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं, मैंने कहा जी इन डिस्काउंट रेट्स पर क्या निकालो, NPV। तो 10%, 20%, तो मैंने एक्सेल पे सॉल्व करके जब निकाला ना, एक्सेल पे सॉल्व किया, तो हर रेट पर देखो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता जा रहा है NPV क्या होती जा रही है। तो किस रेट पर NPV 0 है, तो ये अगर मैं पूछूं इस तरह टेबल दे के कहूं बताओ IRR कौन सी है इनमें से, तो 40% आपका IRR का रेट है। समझ आ रही है? दूसरी रिक्वायरमेंट में मैंने कहा ग्राफ बनाओ और ग्राफ में बताएं कि IRR क्या है। तो ग्राफ बनाना होना तो ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, X एक्सिस पे डिस्काउंट रेट आएगा, Y एक्सिस पर NPV आएगी। ये बनाना नहीं आएगा आपको वहां, लेकिन ये MCQs में बना दिया हो सकता है। और आपको क्या ग्राफ देख के बताओ IRR क्या है, तो याद रखें ये जो ऊपर है ये पॉजिटिव NPVs है, ये 0 NPV है, और नीचे ये कौन सी NPV है, यानी Y एक्सिस पे NPV ली हुई है हमने और X एक्सिस पे क्या लिए हुए हैं, वो डिस्काउंट रेट नहीं थे 20-40, और ये लाइन भी उसी से बनी हुई है, ये ऊपर वाले से बनाई हुई है, ये मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आप घर में जाके प्रैक्टिस करना चाहे कर लें, तो ये ग्राफ की शक्ल ऐसी बनेगी। और जहां ये कट कर रहा है 40% के सामने NPV देखें कितनी है, ये जो 40% है इसके सामने NPV 0 है, इसके सामने NPV पॉजिटिव है, इस पॉइंट के सामने भी NPV पॉजिटिव है, इस पॉइंट के सामने NPV देखें क्या है, नेगेटिव है। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर NPV 0 है। ठीक है, तो आपको पेपर में अगर इस तरह का ग्राफ दे के कह दे और ये ना लिखा हो और आपसे क्या बताओ इस ग्राफ के मुताबिक IRR क्या है, तो जिस रेट पर NPV क्या होगी, 0 नजर आ रही होगी या 0 के करीब करीब होगी, आपने उस रेट को क्या कह देना है, IRR। इज इट क्लियर? मैंने टेबल से देखना भी बता दिया, ग्राफ से भी बता दिया। दूसरा मेथड जो इंटरपोलेशन का मेथड है, हाँ इंटरपोलेशन का जो मेथड है ना, ये जरा थोड़ा सा मसला है इसमें। एक इसमें मसला क्या है, मैंने आपको कहा था इंटरपोलेशन के लिए 2 डिस्काउंट रेट चाहिए और 2 NPV बताया।
आई कैप क्या करता है, कभी कभार एक डिस्काउंट रेट दे देता है और आप उसकी एनपीवी निकाल लेते हैं। दूसरा डिस्काउंट रेट आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ता है। दूसरा डिस्काउंट रेट क्या करना पड़ता है, एज्यूम। मिसाल के तौर पर देखिए, मिसाल के तौर पर आपको मैं 10% दे दूं डिस्काउंट रेट और आपसे कहूं एनपीवी निकालो, तो आप इस पे एनपीवी निकालेंगे, मिसाल के तौर पर आएगी 50,000, मिसाल दे रहा हूं। अब आपको दूसरा रेट जो एज्यूम करना है, क्या वो 10% से कम या 10% से ज्यादा? एक्चुअली क्योंकि ये एनपीवी पॉजिटिव है, तो ये जो 10% है इसको लो रेट कह दिया जाएगा। पॉजिटिव होने की वजह से ये जो रेट है इसको क्या कहा जाएगा, और इसको एनपीवी एट, और हाई रेट एज्यूम करेंगे। अब हाई रेट कितनी ऊपर तक जाना है, तो मैंने असूल बनाया हुआ है कि जब मैंने ऊपर जाना है तो मैं कभी भी पहले रेट के डबल से ऊपर नहीं जाऊंगा। 20 से ऊपर नहीं जाना। 10 है ना, तो उसका डबल क्या बनता है, 20 ले लो, 19 ले लो, 18 ले लो, 17 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 11 12 नहीं, करीब नहीं लेना, थोड़ा दूर लेना है। इन्ना भी नेड़े नहीं ले लेना कि नाल दा हमसाया ही फड़ लो। ऐसे वास्ते क्या डबल है, 10 घर छड़ के नाल वाले हमसाए तंग करोगे तो कुट भी पैसे है। इस बात के बहुत से मतलब है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, मेरा दिमाग कितने चला जाए। कभी बात हाँ, शैतान कंट्रोल ना करना कभी वाले। चलो भाई, हाई रेट कितना लेंगे, मैं 18 20 कुछ भी, आप, मेरा असूल है, कोई किताबी असूल नहीं है। आप 21 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं, लेकिन जितना दूर का रेट लेंगे ना, तो वो जो आईआरआर का मैंने अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया था लो रेट वाला, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो खुद अपने से एरर डालना शुरू कर देना है। तो इसीलिए ना बहुत ज्यादा दूर के होने चाहिए रेट्स, ना बहुत। तो मैंने असूल बनाया हुआ है कि अगर हाई रेट एज्यूम करना है तो डबल से ऊपर ना हो, और अगर लो रेट एज्यूम करना है, नीचे आना है, तो हाफ से नीचे, यानी अगर 10 से नीचे लेना है तो कहाँ लूंगा, 5 ले लूंगा, 6 ले लूंगा, इस तरह है, करीब करीब। बात मेरी समझे? तो पहला रेट लो कब लेना है, अगर पहले रेट पर एनपीवी पॉजिटिव है तो दूसरा रेट हाई एज्यूम किया, और इस हाई रेट पर एनपीवी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो आपने कैलकुलेट की, -20,000 आ गई, ठीक है। ये रेट दिया नहीं होगा, ये रेट आप अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। अगर बाय चांस आपकी 10% पर एनपीवी जो निकली हुई है वो -20,000 है, मिसाल के तौर पर, तो अब आप इसको हाई रेट समझेंगे, और इस पे अब हम जो रेट एज्यूम करेंगे वो 10% से कम, 4 5 6 5%, और इस पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? नहीं, हाफ तक, 6 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 4 ले लो, 3 5 के करीब करीब, ठीक है। हाफ से नीचे नहीं जाना, 1 2 पे नहीं जाना, 5 ले लो, 4 ले लो, ओ 3 6 ले लो, 5 6 इस तरह। अच्छा जी बताओ, कब ऊपर रेट एज्यूम करना है? पहली एनपीवी पॉजिटिव निकली हो गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और कब नीचे एज्यूम करना रेट, जब पहली एनपीवी नेगेटिव निकली हो। ये आर्ट याद रखना है, ये लिखा भी हुआ है नोट्स में, ये देखिए लिखा हुआ है, कहता है स्टेप 1 पढ़ लो जरा, एनपीवी प्रोजेक्ट की निकालनी है किस रेट पर, गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। उसके बाद सेलेक्ट करना है सेकंड डिस्काउंट रेट और कैलकुलेट करनी है सेकंड एनपीवी। तो उसका असूल बताया हुआ है ये नीचे। अगर पहली एनपीवी पॉजिटिव हो तो दूसरा रेट हाई एज्यूम करना है, और अगर पहली एनपीवी नेगेटिव है तो दूसरा रेट लो एज्यूम करना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लेना है। इज इट क्लियर? अब आईआरआर का डिसीजन कैसे लेना है वो यह लिखा हुआ है। आईआरआर का डिसीजन, आईआरआर का डिसीजन कैसे लेना है वो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसकी हाईएस्ट आईआरआर है, और अगर एक ही प्रोजेक्ट हो तो उसको गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना। कितने? एक 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 प्रोजेक्ट हो ना, फिर तो वो कंपेयर होगा ना किसी और चीज के साथ। तो फिर अगर एक प्रोजेक्ट हो तो फिर उसकी आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होनी चाहिए, गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो उसको एक्सेप्ट कर लें। यानी ये बता रहा हूँ, आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट अगर किससे ज्यादा हो,
एज्यूम्ड वाली से नहीं, गिवन। तो प्रोजेक्ट को क्या कर ले, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है अगर कम है तो रिजेक्ट कर ले। ले जी, ये मुकम्मल होगी बात। कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा फर्ज है जी। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जी, यही असूल है। गिवन रेट पे एनपीवी माइनस हो तो उससे नीचे रेट एज्यूम करेंगे दूसरा, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव एनपीवी। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एनपीवी आर रिकमेंडेड, मस्ट नहीं है, रिकमेंडेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? लास्ट वाली बात सर जी, आंसर सेम हो जाएगा, आएगा जो मर्जी। हाँ, ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है यार, वो नाम वो रखा करो जो आपका हो। मैं कहता हूँ जो अम्मी अब्बू ने मेहनत करके रखा नाम आपका, वो नाम बेस्ट है। एक सैमसंग था, एक नोकिया थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। किरा मॉडल है भाई? है नहीं, अभी क्वालिफाई नहीं ना हुआ। अच्छा चलो, मैंने एक दो बातें बतानी है, मेरे जहन से निकल जानी है। तो ये सवाल इन्होंने पूछ लिया जो कि बड़ा अकलमंदाना सवाल है। दूसरी बात भी मैं अभी बता देता हूँ। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि जो रेट मर्जी एज्यूम करे आंसर सेम आएगा, पॉइंट्स के बाद डिफरेंस आएगा। यानी 10 पॉइंट किसी का 5 आ रहा होगा, किसी का 10.48 आ रहा होगा, किसी का 10.52। तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने दूसरा रेट एज्यूम सेम किया होगा ना, उनका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मैच करेगा। मसलन मैंने 10% और 18% लिया है, आप में से भी जिस बच्चे ने 10 और 18 लिया होगा उसका मेरे साथ आंसर एग्जैक्टली क्या करेगा। लेकिन जिसने 10% और 20% लिया होगा उसके आंसर में हमारे आंसर से थोड़ा सा पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा फर्क होगा, 10 पॉइंट ही होगा। मतलब अगर आंसर मेरा 11 पॉइंट समथिंग आया ना, तो उस बच्चे का भी आंसर क्या होगा, 11 पॉइंट, यानी फ्रैक्शन के बाद डिफरेंस आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर। तो जब भी आप किसी से आंसर टैली करने लगे, चीटिंग करने लगे, तो उससे पूछो दूसरा रेट क्या लिया है, ताकि जब आप अपने आंसर को कंपेयर करें तो ये ना हो कि उसके वाला आंसर निकालते रहे और वो आंसर निकले ही ना, क्योंकि उसने रेट कोई और एज्यूम। यानी दोनों के रेट सेम होंगे, जो बच्चे दो आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों के आईआरआर के आंसर भी। इसीलिए आईआरआर एक एस्टिमेटेड आंसर होता है, पेपर में एग्जामिनर ये इजाजत देता है कि ये जो मर्जी रेट एज्यूम बच्चा कर ले। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि सर अगर पेपर में पहला रेट भी ना दिया हो, दूसरा भी ना दिया हो। हाँ, हमारे सब्जेक्ट में अज्यूम करना बड़ा मशहूर कॉमन बात है। अगर आपको दोनों रेट्स ही ना दिए हो, फिर दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे। तो पहला रेट मैं 10% अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि 7,000 सवालों में 10% ही आया है आई में। ये कोई पाबंदी नहीं, आप चाहे पहला 15 अज्यूम कर ले। मैं सारे सवालों में जहाँ पे दोनों रेट्स ही नहीं दिए होंगे और आईआरआर निकालनी होगी, तो पहला रेट दूसरा उसके मुताबिक। हाँ, हो सकता है। तो आप उसी से एनपीवी निकाल, आईआरआर निकाल दे। एक बच्चा दो रेट एज्यूम करे, दोनों से पॉजिटिव एनपीवी है, तो कोई वो टाइम जाया नहीं करना कि नहीं मैं तो नेगेटिव करके जाऊंगा, प्यो दा पुत्र ही नहीं, कि एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करना लाजमी है। यार वो पेपर में एग्जामिनर ने तंग करने के लिए, टाइम जाया करने के लिए ऐसा सवाल बनाया होता है कि बच्चा को लगा रहे कि उस्तादों ने कहा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैं तो नेगेटिव करूंगा। वो ना 45 से 50% रेट पे जाके नेगेटिव होनी होती है, और इतने हाई रेट तक आपको आपको वो ख्वाब आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव एनपीवी इज रिकमेंडेड, जज्बाती नहीं होना। अगर हम मस्ट नहीं है, अगर एक पॉजिटिव आ गई दूसरी भी पॉजिटिव आ गई, बस ठीक है, आप क्या नाम है, हाँ हाँ बस ठीक है, आपने डिफरेंस ले लेनी है, आईआरआर निकाल लेनी है, कोई मसला नहीं, नंबर कोई नहीं कटेंगे आप। लेकिन ये उससे टाइम बहुत ज्यादा होता है। एक बच्चा लगा हुआ है, नेगेटिव नहीं हो रही, वो रेट एज्यूम किए जा रहे हैं, एनपीवी निकाले जा रहा है, तो उसका एक आधा सवाल मिस हो जाएगा। हमें आपके टाइम की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, शायद आप अगले सवाल में कोई 10 नंबर ले जाएं। और ठीक है सर, जाते हुए दीदार।
ओ कैमरा ऑन करो अपना। और चाहे पतले हालात में बैठा हो है। अच्छा, और खत्म नहीं हुई अभी क्लास, तुसी दस चले हो। खातून नहीं हो सकती यहाँ, मेरा नहीं ख्याल खातून, लेकिन अगर खातून है तो माजरत। हाँ ऐसा मैं फॉर एग्जाम्पल आपके कहने में मैंने क्या दिया है, लेकिन अगर वो खातून ही तो माजरत है भाई। उन्होंने कहना है सर जी मैं पर्दे का इंतजाम करता हूँ या करती हूँ। अच्छा। एग्जाम्पल्स आप कर लें अब 17.18, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए नोट्स में, आपके शायद नोट्स में 17.17 हो या जो भी है, इसमें आपको देखें दोनों रेट्स निकाल के दिए हुए हैं और दो एनपीवी भी निकाल के दी हुई हैं। आपने सिर्फ आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है, ये लगाया भी हुआ है मैंने नीचे, बल्कि नहीं लिखा हुआ है पर ठीक है। तो आपने इसमें आईआरआर निकाले और मुझे बताएं कि करना चाहिए कि नहीं। करो जरा इस सवाल, आईआरआर निकालो और मुझे बताओ ये करना चाहिए प्रोजेक्ट के नहीं। ये एग्जाम्पल करो, सिंपल सा आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। इसमें दो रेट्स और उनपे एनपीवी निकाल के दिया है और गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऊपर दिया हुआ है। ये 12% गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, ये कंपनी को 12% कम से कम कमाना चाहिए। कंपनी के लिए काबिल कबूल कम से कम कितने परसेंट रेट है, ये गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इन्होंने गिवन पे नहीं निकाला, इन्होंने अपनी तरफ से रेट लिया। 10 और 15% पे सॉल्व करके मुझे बताओ आईआरआर कितनी आएगी और क्या ये कंपनी को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। वो एक बच्चे का सवाल रह गया मेरा ख्याल है। हाँ बताओ ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। हाँ जी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। 11.28 वो कहते हैं आंसर आ रहा है सर। 12% तो इनको कम से कम चाहिए रिक्वायर्ड बिजनेस को। बिजनेस कहता है मुझे कम से कम 12% कमाना चाहिए, लेकिन ये कितना कमा रहे हैं 11 तो आप डिसीजन लिखेंगे प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन बिकॉज आईआरआर इज लेस देन 12%। प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन बिकॉज ये एक फिक्रा लिखना होता है, इसका एक नंबर होता है डिसीजन। प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन बिकॉज आईआरआर इज लेस देन या हाँ लेस देन 12% या नॉट मोर देन 12%। ठीक है, बस आज यहाँ तक ही करवाया 11.28 या 29, बस आज इतना ही है, बस दूसरी क्लास में भी इतना ही करवाया। ठीक है, अब आप इसकी एग्जाम्पल घर से कराएंगे, जरा बताना पेज नंबर कहाँ से। आईआरआर वाले टॉपिक की जितनी एग्जाम्पल है सारी करके आनी है घर से। मैंने एक आधी करा दी हल्की सी हलवा मलाई। पेज नंबर कहाँ से शुरू हुआ था, आईआरआर के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ के आने हैं, कल मैं बताऊंगा। पेज 25 से पेज 25 से पेज 29 तक, 24 पेज भी है उस पे आईआरआर है। आईआरआर का जितना भी ये टॉपिक है सारी एग्जांपल अंदर सारी थ्योरी पढ़ के आना। कल मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करूंगा है, लेकिन आप पढ़ आइएगा, कुछ आपको समझ आता है नहीं आता तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने याद करने। कल क्लास है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सैटरडे को है जी क्लास है, कल क्लास अपने टाइम पे ही जी। टेस्ट डे आपका जब एक टॉपिक खत्म होगा, जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद पूरा चैप्टर नहीं तकरीबन हाफ। अभी हमारा ये हाफ नहीं हुआ, अभी ये हमारा हाफ नहीं हुआ। जैसे ही हाफ होता है तो उस दिन, लेकिन टेस्ट क्लास में नहीं होगा, क्लास के बाद होगा।
या क्लास से पहले, अगर आपकी क्लास नहीं है तो ठीक है, वो फिर हम एग्री करेंगे। ये ना हो कि एक बच्चा क्लास के बाद बैठा हो, बाकी सारे क्लास से पहले। तो जहां मेजोरिटी ज्यादा होगी हम वहां टेस्ट देंगे, ठीक है। तो टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा जी बेटा। ओके, किसी का सवाल है तो बैठ जाए, बाकी अल्लाह हाफिज। आप ऑनलाइन वाले कैसे टेस्ट देंगे बेटा? टेस्ट करके उसका व्हाट्सएप पे पिक्चर लो और भेज दो, ऑनलाइन पीडीएफ बना के। हाँ, कैम स्कैनर से उस पे अपना नाम लिखना है और पेज नंबर जरूर लिखना है, नहीं तो वो कैम स्कैनर में पेज नंबर आगे पीछे ना कर देना। और चेक होके वापस आपको मिल जाएगा। ये प्रिंट निकाल के चेक करेंगे, प्रिंट निकाल के करेंगे चेक इस लैपटॉप पे, ऐसे ही मार्क हो जाएगा बस, ठीक है। चले, हाँ जी, चेहरा किसने देखना था मेरा? हेलो देख लो। ओ यार, ये लोगों को शौक हो रहा है मेरा चेहरा देखने का, कहते अपना दीदार करा दे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो? नहीं है, चलो ठीक है जी, खुश हैं? ओके जी, अल्लाह हाफिज जवानो। ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो घर से पढ़ रहे हैं? किसी बच्चे का कोई सवाल हो? ओके फिर, अल्लाह हाफिज।